कहां तक पढ़े थे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखो एटम फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते तीन, किसकी डिस्कवरी हो गई? पार्टिकल्स डिस्कवर्ड बाय एक्सपेरिमेंट। कितना बात करते हैं आपस में। इलेक्ट्रॉन्स एज पार्टिकल्स थॉमसन ने डिस्कवर किया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज की अगर बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज थे, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज थे, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं है। अगर मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लेक्ट कर सको इतना छोटा होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर सको इतना छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का मास इज 9.108 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, आज प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1837 गुना ज्यादा भारी है, 1837 टाइम्स हेवियर। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1837 टाइम्स ज्यादा हेवी है। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.6725 इंटू 10⁻27 kg। एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को अगर कंपेयर करोगे तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। न्यूट्रॉन जरा सा भारी होता है, ये 1.6725 है, वो 1.6748 इंटू 10⁻27 kg है। अच्छा मत लिखो अभी, पहले सुन लो, बहुत सारी बात जा चुकी है। इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट करने लायक है। प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास, ये जो मासेस लिखे मैंने, अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं, ऊपर कितना लिखूंगा 1.6725 इंटू 10⁻27, नीचे लिखूंगा 9.108 इंटू 10⁻31। ये रेशियो आता है 1837 टाइम्स। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स दैट देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे एक बात बताइए, अगर एक एटम में 10 प्रोटॉन है, मान लेते हैं एक एटम में 10 प्रोटॉन है, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक एटम में 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, 10 पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए 10 ही नेगेटिव चार्ज होंगे। एक एटम का मास किसके लिए मानेंगे? प्रोटॉन्स के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए? इलेक्ट्रॉन्स के मास को हमने नेग्लिजिबल माना। एक एटम का मास क्या होगा? एक एटम का मास क्या होगा वो मान लेंगे हम, वो सारा मास किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेग्लेक्ट कर देंगे। एक एटम का मास, अब मान लेते एक प्रोटॉन का मास एक्स है, एक प्रोटॉन का मास एक्स है, अगर उसमें 10 प्रोटॉन है तो उस एटम का मास कितना होना चाहिए? 10x। एक एटम में 10 प्रोटॉन है, मान लेते हैं एक प्रोटॉन का मास 10 है, सॉरी एक्स है, और उसमें 10 प्रोटॉन है, तो एक एटम का मास कितना होना चाहिए? 10x। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी होने के बाद
जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, किसने की थी? थॉमसन ने। थॉमसन जब डिस्कवर कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी कर रहे थे, थॉमसन ने सिर्फ सारा फोकस कैथोड रेज पे दिया। वो रेज जो कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी, थॉमसन ने अपना सारा ध्यान सिर्फ कैथोड रेज पे रखा। अगर थॉमसन केयरफुली नोटिस करते तो उसी ट्यूब में प्रोटॉन्स की डिस्कवरी भी हो जाती। वो सेम ट्यूब, एग्जैक्टली सेम ट्यूब, गोल्डस्टीन उसको स्टडी करते हैं, उसी ट्यूब में वही गैस में वही टेम्परेचर वही वोल्टेज और वही प्रेशर में एनोड रेस की भी डिस्कवरी हो जाती, प्रोटॉन्स की भी डिस्कवरी हो जाती। फिर से कह रहा हूँ, सेम ट्यूब में एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे थे और उसी में प्रोटॉन्स थे। ये बात अलग ऐसी हो गई कि थॉमसन ने बस इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किया, बस इलेक्ट्रॉन्स को देखा, जबकि उसी वक्त सेम टाइम में प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन्स के वक्त हमने एक बात कही थी, ई बाई एम रेशियो। इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये जो ई बाई एम रेशियो था, अच्छा ई बाई एम रेशियो को ना इसको बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज। ये बार बार ई बाई एम रेशियो कहने में दिक्कत होती है, इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलेंगे। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज उठाओ। लिखिए क्या? ई बाई एम रेशियो को बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज। अच्छा फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेसिफिक चार्ज, व्हेन आई से स्पेसिफिक चार्ज आई मीन ई बाई एम रेशियो। इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या आया था? इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या आया था? कांस्टेंट, यू रिमेंबर? व्हाटसोएवर इज द नेचर ऑफ गैस। उस डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैस ले रहे थे, गैस का नेचर कुछ भी हो, वो गैस कोई भी हो, ई बाई एम रेशियो क्या आया था? कांस्टेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो रही थी तब स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट आया था। अब हम एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू आएगा वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट आएगा। स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट आएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम आएगा। पीरियोडिक टेबल में सबसे कम मास किसका है? हाइड्रोजन। उसका स्पेसिफिक चार्ज, उसका स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम। व्हेन द गैस टेकन इज हाइड्रोजन, द स्पेसिफिक चार्ज हैज मैक्सिमम वैल्यू। बाकी सब गैसेस के लिए अलग अलग होगी। तो पहली बात तो ये देखनी होगी कि एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग क्यों है, एंड फिर हाइड्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम क्यों था? हाइड्रोजन गैस के लिए स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम आया था, और जिसके लिए स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम आया था उसी को हमने नाम दिया था, दिस पार्टिकल्स आर नोन एज प्रोटॉन्स। फिर से बोल रहा हूं, जब हम एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट अभी पढ़ेंगे, एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में अलग अलग गैसेस के लिए स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू अलग अलग आया था। एक गैस जब हाइड्रोजन ली गई थी, हाइड्रोजन गैस के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू आया था दैट वाज मैक्सिमम, एंड जिसके लिए स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम आया था द गैस वाज टेकन एज हाइड्रोजन, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स को नाम क्या दिया गया था? प्रोटॉन्स। बाकी और भी पार्टिकल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज था, उनको प्रोटॉन्स नाम नहीं दिया था। ये क्लियर हो गया? अच्छा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी फिर अभी ये पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे सीन में आती है? जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई, फिर जब मास को कंपेयर किया, जब मास को चार्ज लिखता हूं यहां पर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये नेगेटिव होगा, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होगा, ये वैल्यू नेगेटिव में 1.6 होगी इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बातें नहीं करो आपस में। प्रोटॉन का चार्ज ये वैल्यू पॉजिटिव में होगा और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, वरना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कर देते हैं तो इनका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, बस साइन अलग अलग है, और इसका कोई चार्ज नहीं है। हाँ, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी का सीन कैसे है अब वो सुनो। ये दोनों डिस्कवर हो गए थे, अब मैं यहाँ पे ईयर लिखता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी 1897, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी 1912, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी 1932। फिर इधर सुनो, इन दोनों की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स।
इसका मास कंपेरेबल नहीं है, ये बहुत छोटा है, इनसिग्निफिकेंट। इसका मास ठीक ठाक है, प्रोटॉन्स का मास। एक एटम का मास कितना होना चाहिए? एक एटम का मास शुड बी ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। एक एटम का मास कितना होना चाहिए? उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका मास नेग्लेक्ट कर दो। उसमें कितने प्रोटॉन है, इस मास को कंसीडर करो, और जितने प्रोटॉन्स के लिए मास होना चाहिए एटम का मास वही होगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, एक एटम के अंदर 10 प्रोटॉन है, तो उसका मास कितना होना चाहिए? 10x। इफ मास ऑफ वन प्रोटॉन इज x। लेकिन जब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, एक एटम है, इसके अंदर 10 प्रोटॉन्स है, एक प्रोटॉन का मास मैं मानता हूं x है, एक प्रोटॉन का मास मैं मानता हूं x है, इसके अंदर 10 प्रोटॉन है, तो इसका जो कैलकुलेटेड मास है, इसका जो कैलकुलेटेड मास होगा वो कितना होगा? 10x। ये तो कैलकुलेटेड मास है, जितना मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। लेकिन जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं प्रैक्टिकली, ऑब्जर्व मास, जब मैं ऑब्जर्व मास देख रहा हूं तो ये 20x आ रहा है। ये बात समझे? किस किस की डिस्कवरी हो गई? देखो ये काफी बड़ा गैप है, प्रोटॉन्स के बाद न्यूट्रॉन्स का गैप काफी बड़ा है, इन दोनों की डिस्कवरी हो गई। और हम एटम के मास की बात करें, एक एटम के अंदर मैं मान लेता हूं 10 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास x है, तो एक एटम का कैलकुलेटेड मास कितना आना चाहिए? 10x। लेकिन जब ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रैक्टिकली, जब उसको वे करके देख रहे हैं, तो उसका मास ऑलमोस्ट डबल आ रहा है, 20x। यहां पर एक स्टेटमेंट बोला गया, द ऑब्जर्व्ड मास, ए बेटा लिख मत, द ऑब्जर्व्ड मास इज ऑलमोस्ट ट्वाइस दैट ऑफ calculated mass. The observed mass for every atom is almost twice than that of calculated mass. अच्छा, यही वो स्टेटमेंट बोला गया था। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव की डिस्कवरी हो गई। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की डिस्कवरी हो गई, तो एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल कुछ भी नहीं मिलेगा। पॉजिटिव की भी डिस्कवरी हो गई और नेगेटिव की डिस्कवरी हो गई, एटम के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाला और कुछ मिलेगा नहीं। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद स्टेटमेंट लिखा गया था, देयर मस्ट बी समथिंग प्रेजेंट इन द एटम। ये मास में डिफरेंस आ रहा है ना, ये मास में डिफरेंस आ रहा था ना। एक एटम का मास मैं सोच रहा था 10x होना चाहिए, लेकिन वो मास कितना आ रहा है? 20x। मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं कर सकता, और प्रोटॉन्स को कंसीडर करके जो मास मुझे मिल रहा है वो हाफ है। नहीं समझ? एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मास कंसीडर नहीं कर सकता, प्रोटॉन्स का मास कंसीडर करके जो मास मैं लिख रहा हूँ वो एक्चुअल मास से कितना आ रहा है? आधा। तो वो कह रहे कि एटम के अंदर और भी कुछ प्रेजेंट है, देयर मस्ट बी समथिंग प्रेजेंट इन द एटम दैट विल हैव नो चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव की डिस्कवरी हो गई, that will be having no charge but will certainly have a mass, but will certainly have a mass। और वही पार्टिकल 1932 में मैं बाद में मिला था, देखो इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना है। क्लियर हो गया? आज ये पूरा हम पढ़ेंगे। अच्छा, एनोड रे ट्यूब के लिए मैंने क्या कहा? एनोड रे ट्यूब, अगर हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को दूसरे चश्मा से देखते हैं, हमने पूरा ध्यान किसमें रखा था? कैथोड रेज में। अगर उसी ट्यूब को हम एनोड रेज के लिए स्टडी करते, सेम सेटअप, एवरीथिंग सेम, तो हमें उसी में क्या मिल जाएगा? एनोड रेज। एनोड रेज में अगर अलग अलग गैस लेते, कैथोड रेज के लिए अलग अलग गैस के लिए स्पेसिफिक चार्ज सेम था। जब एनोड रेज स्टडी करेंगे, अलग अलग गैस के लिए स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू अलग अलग आएगा, और वो हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम आएगा। और हाइड्रोजन के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू था वही हमारा क्या होगा? प्रोटॉन। अब ये कैसे डिस्कवर हुआ था उसको लिखेंगे, ये पढ़ेंगे। और फिर इससे जो प्रॉब्लम आ गई थी वो मास वाली, और मास की प्रॉब्लम से फिर हमें किसकी डिस्कवरी पढ़नी पड़ती है? न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। तो हेडिंग लगाइए आप, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एनोड रेज। इसमें कोई डाउट है? ये लिख लो पूरा। इसमें शाश्वत, इसमें जो वैल्यूज लिखे हैं ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यूज है, ये याद कर लेना। मास ऑफ प्रोटॉन अगर किसी क्वेश्चन में तुझे चाहिए तो एक्सपेक्ट मत करना कि वो देगा, ये वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। जो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं उनको याद कर लेते, जो वैल्यू टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज होते हैं उनको याद नहीं करते, वो क्वेश्चन में गिवन होते हैं। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यूज है। 4-5 कांस्टेंट याद कर लेना हमेशा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ऐसे 4-5 वैल्यूज आएंगे, ये हमेशा याद कर लेते हैं। लिख लो ये।
जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है वो, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है वो एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा वो कैथोड। ये प्रेशर कितना लिया था, कम की ज्यादा? वेरी लो, 0.001 एटीएम प्रेशर, ये बहुत कम था। वोल्टेज क्या लिया था, बहुत ज्यादा, दिस वाज 10,000 वोल्ट। गैस बहुत कम प्रेजेंट थी। जब बहुत कम गैस मतलब प्रेशर बहुत लो, बहुत हाई वोल्टेज में ली गई थी, तो हमने क्या देखा था, रेज अराइज फ्रॉम कैथोड टू एनोड नोन एज कैथोड रेज। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या था, एक मिनट, हमने नोटिस किया था, ए सुन लो, हमने देखा कि यहां से रेज जा रही है कैथोड से एनोड की तरफ। अच्छा, सेकंड क्या था, दे ट्रैवल इन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये कैसे पता चला था, ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो मिला था। अच्छा, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है वो रेज होती है कि पार्टिकल्स होती है? रेज होती है। नहीं, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं वो रेज होती है, इसलिए मैंने ये क्या बनाई है, लाइंस। और फिर अगर इसमें एक व्हील रखते हैं तो व्हील घूम गया था। थर्ड, क्योंकि व्हील घूम गया, क्योंकि व्हील घूम गया था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दे कंसिस्ट ऑफ, दे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट दैट विल हैव मास। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये व्हील को रोटेट करते हैं मतलब इनमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो फिर ये जो तरीका मैंने दिखाया कैथोड रेज दिखाने का, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? नहीं समझे? अगर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है मतलब ये रेज है, तो मैं इनको लाइंस बनाऊंगा। लेकिन अगर ये व्हील को रोटेट करती है तो फिर ये पार्टिकल्स, तो ये तरीका रिप्रेजेंट करने का, ये सही है कि गलत है? गलत है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ और बोलो। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उतनी दूर गया नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है मतलब ये रेज है। अगर रेज को रिप्रेजेंट करना होता है पेपर में तो हम लाइंस बनाते हैं। ये अगर व्हील को रोटेट करता है तो ये इसमें पार्टिकल होंगे, और अगर ये पार्टिकल है तो ये लाइंस बनाना, ये रिप्रेजेंट सही है कि गलत है, मैं बस इतना पूछ, गलत है, तो फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो अब हम इसको ऐसे दिखाते हैं, देर आर पार्टिकल्स ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और इसमें डॉट्स लगा देते हैं। अब ये पार्टिकल हो गए ना, मतलब पार्टिकल्स का ऐसे रेज नहीं जा रही, पार्टिकल्स की बीम है जो कैथोड से एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, और यही बीम शैडो भी बना रही है, और यही पार्टिकल्स की बीम व्हील को रोटेट भी कर रही है। अब ये सही तरीका दिखाने, ये कहां से कहां जा रहे हैं, कैथोड से एनोड। ये बात समझे? अच्छा, अब ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज, कैथोड से एनोड जब बना रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज था। इस बात का पता कैसे लगाया था, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं पॉजिटिव, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं नेगेटिव, ये रेस कहां मुड़ गई थी, ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई थी। ये सारे पार्टिकल्स इधर अट्रैक्ट हो गए थे, मतलब दे आर, यस, दे आर नेगेटिवली चार्ज। नंबर 5, और कुछ, ये नेगेटिव चार्ज है, इनमें एक चार्ज होगा। ये जो एक पार्टिकल है, यहां एक पार्टिकल बना रहा हूं मैं, ये पार्टिकल, ये एक ऐसा पार्टिकल है, ये बैटरी का नेगेटिव है और ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव। ये जो पार्टिकल है इसका एक चार्ज है, और अगर ये किसी पार्टिकल है तो इसका एक मास होगा। मैं इसका चार्ज और मास रेशियो पता करना चाहता हूं। अगर एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, इसका एक चार्ज है, और मैं कह रहा हूं इस पार्टिकल का एक मास भी है, तो इसका एक चार्ज मास रेशियो होगा।
और उस चार्ज मास रेशियो को क्या नाम दे दिया हमने? स्पेसिफिक चार्ज। इस पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट। किस पे कांस्टेंट? इररेस्पेक्टिव ऑफ द गैस। स्पेसिफिक चार्ज E by M ratio was constant and is independent of the nature of the gas. हाँ, फिर से सुनो, इसमें कोई भी गैस ले लो, बैठ जाइए आप। इसमें कोई भी गैस ले लो, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बीम कैथोड से एनोड की तरफ जाती है और उनका चार्ज मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो जो स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट है, वो जो पार्टिकल चल के जा रहे हैं, उन्हीं का नाम क्या दिया था हमने? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या लिखा था? द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अराइजिंग फ्रॉम कैथोड मूविंग टू एनोड हैविंग स्पेसिफिक चार्ज मास रेशियो वे नोन एज इलेक्ट्रॉन। जहां तक हम लास्ट क्लास में देखे थे। हाँ सुनो इधर, इसे लिख चुके ना। मैं कह रहा हूं इसी एक्सपेरिमेंट में किसकी डिस्कवरी करेंगे? प्रोटॉन्स की। एकदम सेम यही। ये पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ चल के गए, इस बात का हमने कैसे पता लगाया? ये पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ चल के आ रहे हैं, इसका पता कैसे लगाए थे? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की कोटिंग हमने कहां की थी? एनोड के पीछे। और क्योंकि एनोड के पीछे की थी, यहां में चमक दिख रही थी, इसी से पता लगाया था ना कि कैथोड से एनोड तक कुछ जा रहा है। अब मैं यहां पर हाइड्रोजन गैस लेता हूं, वही सेम हाइड्रोजन गैस। मैं जिंक सल्फाइड की कोटिंग अब कैथोड के पीछे करता हूं। ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। सारा एक्सपेरिमेंट वही है, सारा प्रयोजन, एवरीथिंग इज सेम। अब मैंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग किसके पीछे कर दी? कैथोड के पीछे। अगर यहां चमक आती है तो इससे आप क्या कंक्लूड करेंगे? कुछ है जो एनोड से कैथोड की तरफ आया और वही हुआ। कुछ था जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, अब की बार ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। मैंने लाइंस बनाई कि डॉट्स लगाए? लाइंस। तो मैं क्या लिख रहा हूं? अभी एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? एनोड। अभी एक्सपेरिमेंट हो गया एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। रेज अराइज फ्रॉम एनोड टू कैथोड known as anode rays. Next, they travel in, ये बात का पता कैसे लगा सकते हैं? अगर शैडो बनता है, शैडो बना, they travel in straight line, इसलिए मैंने अभी ये क्या बनाई है? लाइंस। अच्छा, अगर ये व्हील को रोटेट करती है तो फिर लाइंस नहीं बनाऊंगा, और ये व्हील को रोटेट भी करती है। अब मैं यहाँ डॉट्स लगा रहा हूं, डॉट्स है जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, ये बात भी कंफर्म हो गई। अच्छा, अब इनमें चार्ज क्या होगा? मैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब की बार ये कहां मुड़ेंगे वो नोटिस करते हैं। ये सारे पार्टिकल्स का जो बीम था, अब वो स्ट्रेट नहीं गया, वो नेगेटिव की तरफ बेंड हो गया। अगर ये नेगेटिव की तरफ बेंड होता है, ये स्ट्रेट नहीं जाते हैं, तो ये पार्टिकल्स कौन से चार्ज होंगे? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ मुड़ गए। मैं और स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा, ये बातें हम समझ चुके हैं ना। सिंस दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, दे आर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां क्या लिखूंगा? ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? एनोड रे। इसका स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू सेम आएगा क्या? नहीं, तो यहां क्या लिखूंगा? द स्पेसिफिक चार्ज E by M ratio was not constant and is, इधर देख, the E by M ratio, the specific charge ratio was not constant and is, वहां क्या लिखा था? इंडिपेंडेंट। यहां क्या लिखूंगा? डिपेंडेंट।
and is dependent on the nature of gas, but the E by M ratio was found to be maximum for hydrogen gas, and those particles were henceforth named as protons. इस तरह से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस ट्यूब में एक्चुअली हुआ क्या होगा। ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक ही साथ कैसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। उसके पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, पहले बैठो बैठो लिख लो। अलग अलग गैस ली गई और सारी गैस के लिए चार्ज मास रेशियो कैलकुलेट किया गया। अलग अलग गैस ली गई, सारी गैस का चार्ज मास रेशियो कैलकुलेट किया गया, ई बाय एम रेशियो। हर गैस के लिए ई बाय एम रेशियो अलग आया। कौन से एक्सपेरिमेंट में? एनोडरेटिव एक्सपेरिमेंट। हर गैस के लिए ई बाय एम रेशियो अलग अलग था। ई बाय एम रेशियो मैक्सिमम था जब गैस क्या ली गई थी? हाइड्रोजन। और उसी पार्टिकल को ली जिसके लिए ई बाय एम रेशियो मैक्सिमम आया था। व्हेन गैस वाज हाइड्रोजन, द पार्टिकल्स दैट वर ट्रैवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दे हैड मैक्सिमम ई बाय एम वैल्यू। उसी पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन्स। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो जो पार्टिकल जा रहा है उसका नाम प्रोटॉन है। अगर यहाँ ऑक्सीजन गैस है उसका नाम प्रोटॉन ही था। अगर यहाँ नाइट्रोजन गैस है उसका नाम प्रोटॉन ही था। हाइड्रोजन गैस के लिए जो पार्टिकल चल के गए थे उनका ई बाय एम रेशियो मैक्सिमम था और उन्हीं को नाम दिया गया था प्रोटॉन्स। लिख लो, इसको समझा रहा हूं आगे, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। दो तीन कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं। सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो नमक हम खाते हैं। H2O लिक्विड। प्लीज बात मत करो अपने में पापड़ी। सोडियम क्लोराइड ये मेटल और नॉन मेटल से बनता है। जो मेटल और नॉन मेटल से बना है हम कहते हैं दे आर आयनिक कंपाउंड्स। और ये कोवैलेंट कंपाउंड है, प्योर कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स होते हैं दोज आर कोवैलेंट बॉन्ड्स। आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स होते हैं दोज आर आयनिक बॉन्ड्स। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर बनाऊं, एक ऑक्सीजन के एटम के साथ यहां एक हाइड्रोजन का एटम आता है और यहां एक हाइड्रोजन का एटम आता है। अच्छा, ऐसा एक और वाटर मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन, ये एक तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। इसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, प्लीज बात मत करो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको बोल्ड लाइन से दिखाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लाइंस। रूल है। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल। अगर तुम सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की बात करोगे, सोडियम क्लोराइड कैसे एग्जिस्ट करता होगा? सोडियम क्लोराइड की अगर आप एक ग्रेन भी लेके आते हैं, इवन द स्मॉलेस्ट ग्रेन, लैब में जाके सोडियम क्लोराइड के ग्रेन ले आते, ये छोटी सी जो ग्रेन, नमक खाते हो ना घर में, सोडियम क्लोराइड की वो छोटी सी ग्रेन भी अगर तुम ले आते हो तो उसमें भी कितने सोडियम क्लोराइड होंगे? मान लो 10,000 सोडियम, तो 10,000 कितने क्लोराइड होंगे? 10,000 क्लोराइड होंगे। वो कैसे अरेंज होते हैं? इस तरह से कुछ अरेंज होते हैं। इवन द स्मॉलेस्ट ग्रेन दैट यू टेक, सबसे छोटी ग्रेन जो होगी नमक की, उसमें भी मान लो 10,000 भी कम बोल रहा हूँ, 2-4 लाख, 2-4 लाख सोडियम होंगे, 2-4 लाख क्लोराइड। और वो किस तरह से अरेंज होंगे? इस तरह से। अच्छा, ये क्या है? सोडियम, और ये क्या है? क्लोराइड। और ये जो लाइंस मैंने बनाई है, ऐसी कोई लाइन होती नहीं, ऐसी कोई लाइन नहीं होती, वो तो तुम्हें समझाने के लिए बनाई। पर मैं मान लेता हूं अगर ये बॉन्ड्स है तो इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। और यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से? ये वाले। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए मैंने, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके अनुसार ये कोवेलेंट बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड में कौन से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने चाहिए? सोच के बोलें। कोवेलेंट। देखो, फिर से बोल रहा हूं, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ये स्ट्रक्चर्स, और ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं।
तो कौन से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने चाहिए? आयनिक बॉन्ड। मैं कह रहा हूं कोवेलेंट बॉन्ड्स आर बाय फार स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में आयनिक बॉन्ड स्टैंड्स नोवेल। जबकि प्रॉपर्टीज ये बात नहीं बता रही है ये कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड और ये लिक्विड। फिर भी कह रहा हूं कोवेलेंट बॉन्ड के आगे आयनिक बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी कुछ है ही नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज तो कुछ और ही बोल रही है, तो इसको ऐसे समझो। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूं, इसको ये अगर आइस में है, ये वाटर अगर आइस फॉर्म में है, ये अगर सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, इसको मेल्ट करूंगा मैं, वाटर अगर सॉलिड फॉर्म में है और इसको अगर मैं लिक्विड फॉर्म में लेके आता हूं, फिर 0 डिग्री सेल्सियस में ये खेल हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, मैं ये आइस बर्फ पानी बर्फ बन जाता है। मतलब अगर मैं 4-5 डिग्री सेल्सियस में रखता हूं तो ये सारा किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड। एक काम करते हैं इसको 100 में ले जाते हैं तो ये किस स्टेट में आ जाएगा, 120 में ले जाता हूं। चलो 120 में ये क्या बन जा रहा है, वेपर। मैं कह रहा हूं इस सॉलिड को, सोडियम क्लोराइड, अगर मैं सोडियम क्लोराइड को सॉलिड से लिक्विड में ले जाता हूं तो मुझे 880 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है। 880 डिग्री सेल्सियस देने पे ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में आता है और ये 120 में गैस बन जाता है। ये अभी लिक्विड में ही है, ये अभी लिक्विड में ही है और ये 120 अगर ले जाता हूं तो ये गैस बन जाएगा। अच्छा आप बोलो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? 120 में 5 डिग्री में लिक्विड बन जाता है, 20 ही मान लो, 20 डिग्री सेल्सियस में अगर रखता हूं ये सारा का सारा बर्फ गल के पानी बन जाएगा ना, लिक्विड बन जाएगा ना, ये 20 डिग्री में हो जाएगा। और इसको सॉलिड से लिक्विड लाने के लिए मुझे कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 880 कह रहा हूं। अच्छा बताइए आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड इस टेम्परेचर के अनुसार कौन से स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, आयनिक। इसको मेल्ट होने के लिए 880 लग रहा है और इसको सिर्फ 20। मैं दोबारा कह रहा हूं कोवेलेंट बॉन्ड्स के आगे आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ कुछ है ही नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फार फार स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड्स। फिर ये बात कुछ उल्टी सी लग रही है, नहीं उल्टी नहीं, करेक्ट। एक बात समझो क्या है, जब मैं 880 डिग्री सेल्सियस पे इसको मेल्ट करूंगा ना तो ये सारे बॉन्ड्स, फिर से देखो, ये सारे बॉन्ड्स टूटेंगे एक साथ, ये सारे बॉन्ड्स। सोडियम और क्लोराइड अलग हो गए, सोडियम और क्लोराइड अलग हो गए। जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस में, जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस में पानी को 0 से ऊपर ले जाता हूं तो क्या होता है, ये होता है, देखो मेरे पास क्या है, H2O। मैं H2O क्या लिख रहा हूं, सॉलिड। मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा, ये क्या रहेगा, H2O। और स्टिल ये क्या रहेगा, अच्छा लिक्विड आ गया पर अभी भी क्या है, H2O। अगर मैं इसको मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस ले जाऊं तो ये किस फॉर्म में जाएगा, गैस। स्टिल ये किस फॉर्मूला में एग्जिस्ट कर रहा है, H2O। अच्छा मान लो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये एक वाटर मॉलिक्यूल, इनमें डिस्टेंस बहुत कम है, इनमें डिस्टेंस बहुत कम है। ये दो वाटर मॉलिक्यूल है, ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें है ना। ये दोनों में जब डिस्टेंस बहुत कम है तो ये क्या है, सॉलिड। अच्छा अब तुम हीट कर रहे हो, इसमें टेम्परेचर आ रहा है, इसमें डिस्टेंस बढ़ गया, तभी किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड। कोवेलेंट बॉन्ड अभी भी टूटा क्या, ये वाटर है और ये भी वाटर है। तो तुमने हीटिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं तोड़े, तुमने उनमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक किया है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट बॉन्ड इज नोवेयर टच्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज नोवेयर टच्ड, बस इसमें एक अट्रैक्शन था वो कम हो गया है, तो ये क्या बन गया, लिक्विड। अच्छा तुम और हीटिंग करो, इसमें और एनर्जी आ जाएगी, इसमें और एनर्जी आ जाएगी, तो ये आवारा के जैसे घूमेंगे। अब ये क्या हो गए, गैस। कोवेलेंट बॉन्ड इज नोवेयर टच्ड, ये बात समझे, ओके। अब मैं कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ू, अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये दोनों टूट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, 2H प्लस O। अगर मैं इसको तोड़ता हूं ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2H प्लस O, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड अब तोड़ा है मैंने। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 2200 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर
बाय फार स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड्स। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, आपने बचपन में जीके में पढ़ा हुआ था हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, क्या पढ़ा था? कार्बन, डायमंड। डायमंड किससे बना होता है? कार्बन से। कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट क्या नहीं? कोवेलेंट। कुछ बोलू कि समझ गए? समझ गए? यस। ये दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स हम तोड़ रहे थे, इस फोर्स का नाम याद रखें। ये अभी 8 में नहीं, 9, 10, 11, 12 सब समय चलेगा। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखने वाले फोर्स का नाम है वैंडरवाल फोर्स। VNDER, WAAS, WAAS बोला मैंने, WAALS, वैंडरवाल फोर्सेस। ये बात समझ गए? कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ स्टडीइंग दिस? Covalent molecules are held together by weak forces of attraction. Covalent molecules are held together by weak forces of attraction known as van der Waals forces of attraction. Known as van der Waals forces of attraction. Van der Waals forces of attraction. And ionic compounds are held together van der Waals forces of attraction. ये एक वाटर मॉलिक्यूल, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है। इस वाटर मॉलिक्यूल को, इस वाटर मॉलिक्यूल को और इस वाटर मॉलिक्यूल को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने पकड़े रखा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वैन डर वाल्स। तो जब हम वाटर को आइस से लिक्विड या लिक्विड से गैस ले जाते हैं तो हम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ते, हम तो बस ये वैन डर वाल्स तोड़ रहे होते हैं, इसलिए कम टेम्परेचर लगता है। अच्छा, और इस फोर्स का नाम क्या है? इसको लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक। आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर, आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर by strong electrostatic forces of attraction. कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कौन सी गैस से स्टडी करना शुरू किया था? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद गैस चेंज की थी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले रहा हूं। H2 गैस, H2 गैस ऐसे एग्जिस्ट करता है ना, ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये पढ़ा है तुमने? अच्छा, ये बॉन्ड कौन सा है? कोवैलेंट। अच्छा, अब मैं यहाँ ऑक्सीजन लेता हूँ, ये पॉजिटिव है बैटरी का, ये बैटरी का नेगेटिव और ये ऑक्सीजन है, और इससे भी स्ट्रॉन्गर गैस, मान लो नाइट्रोजन लेता हूं, ये नाइट्रोजन। दो नाइट्रोजन के एटम के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, दो ऑक्सीजन के एटम, ये O2 है, ये N2 है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड और इसमें एक ही बॉन्ड। अब देखो क्या हो रहा है, ये मान लो मेरी दो मुट्ठी में कोवेलेंट बॉन्ड है, एक ये कोवेलेंट बॉन्ड से हेल्ड हो सकता है और एक इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड। और अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये काफी स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा, किस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी? कोवेलेंट। ये दो हाइड्रोजन के एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े, मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूँ तो मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, इसलिए हमने वोल्टेज, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज दिया था, ये क्या दिया था? बहुत ज्यादा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तब जाके ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट के अलग हुआ था। तो वोल्टेज वॉज वेरी वेरी हाई, क्योंकि हमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना था? कोवेलेंट। अच्छा, अब जैसे मैंने ये 10,000 वोल्ट दिए। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, अब मैंने इसको तोड़ दिया। हाइड्रोजन एटम कैसे एग्जिस्ट करता है? एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और बाहर एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखा रहा हूं, उसको ऐसे दिखाता हूं, एक हाइड्रोजन का एटम, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन का एटम, उसके बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, तो ये क्या बना था? कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैंने यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव
अब बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज दे दिया, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो तत्काल ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट के ये क्या बनेगा H डॉट, और ये क्या बनेगा H डॉट। अच्छा, ये दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए थे और ये अभी टूट के अलग हो गए, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन के बाहर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और बाहर ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज, तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा रहा होगा। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये चार्ज क्या है प्लस और ये चार्ज क्या है माइनस। अगर ये पोटेंशियल, अगर ये एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ सकती है तो पक्का से इलेक्ट्रोस्टैटिक को तो तोड़ ही देगा ना, ये तो मानोगे। अच्छा, ये इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है, ये कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये तो टूट ही जाएगा। अच्छा, इसको भी अलग कर दो, इसको भी अलग कर दो। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया प्रोटॉन, और ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या होगा था समझ आया आपको, हमने ट्यूब ली थी, यहां गैस क्या थी हाइड्रोजन, मैंने जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया, मैंने जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया, पहले ये हाइड्रोजन, पहले ये हाइड्रोजन टूटा होगा, फिर ये क्या बना H डॉट और ये क्या बना H डॉट, और फिर पोटेंशियल लगे जा रहा था तो ये अलग हो गया, ये क्या बन गया H प्लस और ये क्या हो गया माइनस। अच्छा, इसको मान लो ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये H प्लस कहां गए होंगे इसके तरफ और ये इलेक्ट्रॉन कहां गए होंगे इस तरफ। अच्छा, थॉमसन ने क्या स्टडी किया था, थॉमसन ने क्या स्टडी किया था, थॉमसन स्टडी करते वक्त जिंक सल्फाइड की कोटिंग कहां दे रहे थे एनोड के पीछे, और गोल्डस्टीन ने कहां दे दी, उसी में क्या डिस्कवर हो गया प्रोटॉन और इसी में क्या डिस्कवर हो गया था इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आई। अच्छा, अब इधर देख, अगर मैं ये गैस क्या ले रहा हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मैं तोड़ के अलग कर रहा हूं, ये क्या है H प्लस और ये क्या है इलेक्ट्रॉन। अगर यहां मैं ऑक्सीजन लेता तो ये टूटता और ये टूट के मुझे क्या देता 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन बाहर आता, ऐसे समझे, जैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर आता वैसे ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आता। अगर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता ये क्या बनता O प्लस इलेक्ट्रॉन, और अगर नाइट्रोजन टूटता, अगर मैं कोई और गैस लेता तो वो नाइट्रोजन टूटता, वो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता और ये मुझे क्या देता N प्लस इलेक्ट्रॉन। मुझे एक बात बताइए, ये कोई भी गैस हो, अगर मैं कैथोड रे स्टडी करता, आप यहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं, आप यहां पर ऑक्सीजन गैस लीजिए, यहां ऑक्सीजन गैस लीजिए, तो भी यहां से टूट के क्या आता बाहर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, गैस कोई भी हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, अगर ये गैस ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, सब में से क्या बाहर आ रहा इलेक्ट्रॉन्स। और जब हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसका स्पेसिफिक चार्ज या ई वाइब रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए था, आया भी था, क्योंकि उस वक्त हम कौन से पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ई वाइब रेशियो क्या था कांस्टेंट। ये बात समझ आ गई, क्योंकि सब में से क्या बाहर आ रहा था इलेक्ट्रॉन। लेकिन एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ई वाइब रेशियो अलग अलग आ रहा था ना, एनोड में बताया ना ई वाइब रेशियो अलग आ रहा था, वो क्यों अलग आ रहा था इधर देखो, मानो इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो यहाँ इस साइड में कौन आएगा, अगर गैस हाइड्रोजन था तो कौन आएगा इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, H प्लस इधर जाएंगे। अगर एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है तो H प्लस इधर जाएगा नेगेटिव की तरफ, और O प्लस भी इधर जाएगा और N प्लस भी इधर जाएगा। इन सबके ऊपर चार्ज क्या है, कितना प्लस, एक प्लस की दो प्लस, 1 प्लस। अच्छा, एक प्लस चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 लिखा था, एक पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू लिखी थी ना, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है एक, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है एक, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है एक, इन सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू सेम है और हम निकाल क्या रहे दिशा E/N रेशियो, मैं क्या निकाल रहा हूँ E/N
m, इन सबके ऊपर E का वैल्यू क्या है, सेम, लेकिन मास ये तो अलग अलग होगा ना। अच्छा, पहली बार क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, दूसरी बार क्या रहा होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, तीसरी बार क्या रहा होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन। बताइए सबसे छोटा मास कितना है। अच्छा, मैं आपको 3 रेशियो देता हूँ, 10/2, 10/5 और 10/10। इसको मान लीजिए चार्ज है और इसको मान लीजिए मास है। सबसे ज्यादा रेशियो किसके लिए होगा, 10/2 के लिए। इसको मान लीजिए मास, ये कितना रहा है 5, ये कितना रहा है 2, ये कितना रहा है 1। रेशियो किसके लिए सबसे ज्यादा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम है। हाइड्रोजन से कम थी मास पीरियोडिक टेबल में किसी दूसरे एटम का है, नहीं है क्या, नहीं। तो ई वाइब रेशियो सबसे ज्यादा किसके लिए आना चाहिए था, वही आया। ये बात समझ आ गई। एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ई वाइब रेशियो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आया था, आया था नहीं, आना ही चाहिए। ये बात क्लियर होगी। ई वाइब रेशियो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसके लिए आया था, हाइड्रोजन, आया था नहीं, आना ही चाहिए, यही होना चाहिए, वही हुआ था। क्लियर हो गया। अच्छा, और हाइड्रोजन एक लौता एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन है और बाहर एक, अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचा, ले देखे प्रोटॉन, H+, इसी को क्या नाम दे दिया हमने, प्रोटॉन। अगर मैं H+ लिखता हूं, इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक अंदर प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन चल गया तो क्या बचा, प्रोटॉन। ये कैसे बना, H+ था, H+ को हम क्या बोलेंगे आपसे, प्रोटॉन। कोई डाउट है इसमें, नहीं। अच्छा, इसीलिए लास्ट स्टेटमेंट जो लिखी थी उसको दोबारा पढ़ो, अब वो लास्ट स्टेटमेंट आपको बेटर समझ आ रहा होगा, पढ़ो। मुझे एक बात बताइए, एक ट्यूब में उसी दौरान इलेक्ट्रॉन चल के गए होंगे और उसी वक्त प्रोटॉन्स भी चल के गए होंगे। थॉमसन ने किस पे फोकस किया था, इलेक्ट्रॉन्स, और थॉमसन ने देखा कि व्हील घूम रही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन मान लेते इधर है, प्रोटॉन्स का डायरेक्शन कहां रहा होगा, इधर। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ने व्हील को इधर घुमाया होगा, प्रोटॉन्स ने इधर घुमाया होगा, तो व्हील तो घूमनी नहीं चाहिए, पर व्हील घूम गई। ये समझ में, नहीं समझ। अच्छा, फिर ये क्या हुआ था, ये मन में आया था तुम लोग के, नहीं आया। अच्छा, क्या हुआ होगा, उसी ट्यूब में प्रोटॉन्स भी थे, उसी ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स भी थे और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट था, तो फिर व्हील घूमी क्यों, तो घूमना नहीं चाहिए था ना। लेकिन दोनों बार मैंने जानबूझ के दिखाया था कि घूम रहा है व्हील। अब बोलो। अच्छा, क्लास के स्टार्टिंग में एक बात बोली, उसका एक पर्पस था, भाई मतलब नहीं बोल रहा था, आके डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लिस्ट लिखी थी और फिर क्या कहा था, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर, ग्रेटर ग्रेटर क्या होता है 1000। देखो लिखा था रेशियो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास बेटा एक इलेक्ट्रॉन के मास से कितना गुना ज्यादा भारी है, वह 1837 गुना। अच्छा, ये थोड़ा बहुत है कि अच्छा खासा है, अच्छा खासा है ये। देखो इधर एक हल्का सा इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक बहुत भारी प्रोटॉन इधर जा रहा है और दोनों का मास सेम है क्या, नहीं। प्रोटॉन्स का इंपैक्ट ज्यादा होगा, व्हील तो तभी घूमेगी ना। इसलिए हमने बात की थी व्हील्स घुमाए, हमने नहीं कहा था कि राइट घूम रहा है कि लेफ्ट घूम रहा है, वी सेड व्हील्स घूम रहा है। तो हमने क्या मान लिया था, कोई पार्टिकल है, किस वजह से घुमा था वो हमें नहीं पता था, अब हमें पता है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात और बोल रहा हूँ, चलो नहीं बोल, इतना समझ आ गया। अब लिखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक बार और देखो, जब एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे थे तो मान लो एक बार हाइड्रोजन, इक्वेशन क्या रहेगा, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीजन गैस है तो इक्वेशन क्या रहेगा, O+ प्लस इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन है तो ये रहेगा N+ प्लस इलेक्ट्रॉन। सारी गैस के लिए पार्टिकल सेम है, लेकिन अलग अलग गैस के लिए पॉजिटिव पार्टिकल सेम है क्या, नहीं। अच्छा, इन सबके ऊपर चार्ज का वैल्यू क्या है, सेम। तो ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ, चार्ज, और नीचे में क्या लिखूंगा, मास। और ये इक्वेशन क्या बनेगा, चार्ज बाय मास ऑफ, एक बार हाइड्रोजन, दूसरी बार चार्ज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरी बार बनेगा चार्ज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। ये चार्ज की वैल्यू सब में सेम है, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आया, इसके ऊपर भी एक प्लस चार्ज आया, इसके ऊपर भी एक प्लस चार्ज, तो यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्या, अलग अलग,
सेम रहेगा, लेकिन मास अलग। अच्छा, सबसे कम मास किसका है? हाइड्रोजन। तो इसका E/m रेशियो ये क्या आएगा? हाईएस्ट। अब समझ, देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स हेडिंग दे दी। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, देखो स्टेटमेंट ऑफ रदरफोर्ड। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, after discovery of protons and electrons, एक बात, एक इंफॉर्मेशन है बस, हमें कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा था? E/m रेशियो। लेकिन जब मैंने चार्ट बनाया तो वहां मैंने चार्ज अलग से और मास अलग से लिखा था ना। और फिर मैंने पहली क्लास में बताया था कि अगर मुझे रेशियो पता चलता है, इससे ना मुझे चार्ज पता चलता है ना मास। किसी रेशियो से हम चार्ज मास रेशियो से हम चार्ज और मास अलग अलग बता सकते हैं क्या? ये बात की थी ना हमने। तो फिर मैंने वो चार्ज और मास कैसे लिखा? अगर मुझे चार्ज मास रेशियो पता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज मास रेशियो किसने पता किया था? यस, चार्ज मास रेशियो वाज कैलकुलेटेड बाय थॉमसन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन was calculated by Mulliken's, लिख को रखो ये, Mulliken's oil drop experiment, Mulliken's oil drop experiment। चार्ज मास रेशियो का पता लग गया था थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से, और सिर्फ चार्ज का पता लगा पाए थे हम मुलिकेंस के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ये एक्सपेरिमेंट अभी पढ़ाऊंगा नहीं, कभी किसी और कॉन्टेक्स्ट में और चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे हमें चार्ज का पता लगा, और जब E/m रेशियो को पता लग गया था, चार्ज का पता लग गया था, इसका रेशियो लेके हमने किसका पता लगाया था? हेंस, हाँ, हेंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन was calculated। electrons, mass of atom was calculated and is known as calculated mass or theoretical mass of atom, and was thought to be only due to protons, since mass of an electron is insignificant, is very small and can be neglected। देखो तो ये स्टेटमेंट समझ आया? After discovery of protons and electrons, mass of an atom was calculated and is known as calculated or theoretical mass of an atom। हमने कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उस हिसाब से मास कैलकुलेट किया। अच्छा, एंड वाज थॉट टू बी, and was thought to be
only due to protons, since mass of an electron is very very small and can be neglected. इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है? ये स्टेटमेंट समझ आया? नहीं आया? क्या डिस्कवर हो गया? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। मान लेते हैं एक एटम है, इसमें 5 प्रोटॉन है बेटा और 5 इलेक्ट्रॉन है। इस एटम का मास किसके लिए मानेंगे? प्रोटॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स का मास नेगलेक्ट करेंगे, ये तो बहुत स्मॉल है, ये लिखा मैंने यहाँ। अच्छा, ये जो मास मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? कैलकुलेट, इसको क्या बोलूंगा? कैलकुलेटेड मास। तो एटम का जो मास मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेगलेक्ट कर रहे हैं अर्जुन, तो ये मास किसके लिए होना चाहिए? सिर्फ प्रोटॉन्स के लिए। ये बात समझ गए? देयर इज अ बट। लिखे क्या? यहां पर एक लेकिन था, but the observed mass was found nearly twice than that of calculated mass. Hence, Rutherford stated there must be something, there must be some particles present in any given atom that carries no charge but certainly have a mass. लिख लो। पीरियोडिक टेबल में बातें नहीं आपस में। पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एटम्स हैं, ये कौन से वाले एटम्स मैं बता रहा हूँ, ये सारे येलो वाले, ये येलो वाले कोई भी एटम को उठा लेना तुम, इनमें एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है। ये सारे येलो वाले थे ना, इनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव क्या होता है? वो जो स्पॉन्टेनियसली, कौन सा वर्ड बोला मैंने? सुनने में इंस्टेंटेनियसली लगा क्या किसको? इंस्टेंटेनियसली नहीं बोल रहा, स्पॉन्टेनियसली। क्या फर्क होता है दोनों में? इंस्टेंटेनियसली वो जो तत्काल हो जाए, और स्पॉन्टेनियसली वो अभी होगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन जब भी होगा खुद से होगा। एक चाय का कप, उसको छोड़ दो, वो तत्काल टूट जाएगा, लेकिन एक चाय के कप में गर्म चाय रख दो, वो ठंडी होगी या अपने आप होगी कि आपको करनी पड़ेगी? अपने आप होगी। वो जो अपने आप होता है उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, और वो जो अभी होगा उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पॉन्टेनियस। पीरियोडिक टेबल में कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव। उनको हम रेडियो एक्टिव क्यों कहते हैं? दे स्पॉन्टेनियसली, ये बात समझ गए? दे स्पॉन्टेनियसली एमिट। देखो इधर, एक ये लेड का ब्लॉक है, लेड के बारे में सुना है ना? लेड के ब्लॉक में ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लेंगे। लेड के ब्लॉक में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया, और हमने नोटिस किया स्पॉन्टेनियसली अपने आप ये कुछ पार्टिकल्स एमिट करते हैं। यहां यूरेनियम ले रहा हूं मैं,
यूरेनियम, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये पूरा लेड का ब्लॉक है। यूरेनियम में से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं स्पॉन्टेनियसली। अच्छा, फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई नेगेटिव, और हमने नोटिस किया पॉजिटिव की तरफ कुछ पार्टिकल चले गए, नेगेटिव की तरफ कुछ पार्टिकल चले गए, और कुछ रेस थी जो सीधी चली गई। जो पॉजिटिव की तरफ चले गए उनमें क्या चार्ज रहा होगा? अच्छा, इनको नाम दिया बीटा, और जो नेगेटिव की तरफ गए उनके ऊपर चार्ज क्या रहा होगा? पॉजिटिव, उनको नाम दिया अल्फा। अल्फा किधर गया है? अल्फा का चार्ज पॉजिटिव है और बीटा का चार्ज नेगेटिव। अल्फा, अगर एक अल्फा पार्टिकल है, अगर एक अल्फा पार्टिकल है तो इसका जो मास नंबर होगा ये कितना होगा? 4, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। ये एक अल्फा पार्टिकल है। अगर कभी जीके में आता है व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, तो इंग्लिश में बोला डबली आयोनाइज्ड हीलियम, बोल पाओगे? डबली आयोनाइज्ड हीलियम। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? लिखना डबली आयोनाइज्ड, डबली आयोनाइज्ड हीलियम। इस वर्ड का मीनिंग समझ आया? इधर सुनो, ए हीरो इधर सुनो। एक न्यूक्लियस लेना, इस न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन डालना और 2 न्यूट्रॉन। अगर तुमने एक न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन डाला है तो ये हीलियम। कोई डाउट इसमें? हीलियम न्यूक्लियस में हमेशा 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन। अच्छा, अगर यहाँ 2 प्रोटॉन है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? हीलियम। ये क्या है? हीलियम एटम। अच्छा, इधर सुन रहे, देख मत, इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है? 2। कितने नेगेटिव चार्ज है? 2। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा कि न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ये क्या हो गया? आयोनाइज्ड। और फिर दूसरा भी निकाल लो, ये क्या हो गया? आयोनाइज्ड। कितनी बार आयोनाइज किया? 2 बार। अब ये शेल रहेगा क्या? नहीं। इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? 2। अच्छा, 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है? 4। यहाँ क्या लिखा है? 4। ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, हीलियम पॉजिटिव पॉजिटिव, लिख सकता हूँ। यही क्या है? अल्फा पार्टिकल। इसको 4 क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन है? 2। और कितने न्यूट्रॉन है? 2। और सिर्फ प्रोटॉन कितने हैं? 2, इसलिए लिखा है ये 2 और ये 4। अच्छा, इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। मैंने कहा ना अल्फा पॉजिटिव। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? दे आर बेसिकली, एक हीलियम का एटम ले लेना, उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक पैरा निकाल लेना और फिर दूसरा भी निकाल लेना, जो बचेगा वही क्या है? अल्फा पार्टिकल। क्लियर हो गया? डबली आयोनाइज्ड, मैंने कितनी बार आयन बनाया? ओए, ये आयन कितनी बार बनाया मैंने? 2 बार। डबली आयोनाइज्ड हीलियम, लिखो। spontaneously emits alpha, beta and gamma। सुनो, क्या कहा मैंने अभी? नहीं, ऐसे मत बोलो, कहना अल्फा और बीटा एंड गामा। अल्फा और बीटा एंड गामा। ऐसा होता है कि जब ये अल्फा एमिट करेगा, जिस वक्त ये अल्फा एमिट करेगा उस वक्त किसी भी हालत में ये बीटा एमिट नहीं कर सकता, उस वक्त ये गामा एमिट कर सकता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं? अल्फा और बीटा एंड गामा, यही बोलना हमेशा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं? स्पॉन्टेनियसली एमिट करते हैं। क्या? अल्फा और बीटा एंड गामा, यही बोलना। फॉयल की थिन शीट देखी आपने? उसको और पतली कर लीजिए। अब मैं बेरिलियम की बात कर रहा हूं। अगर मैं बेरिलियम की बहुत थिन शीट लेता हूं, कितनी थिन? बेरिलियम की बस इतनी थिन शीट लेना कि मानो एटम्स की एक लेयर हो। यहां बेरिलियम एटम है, यहां बेरिलियम एटम है, और ये बेरिलियम के एटम्स है। थिन शीट ऑफ, आप समझ गए कितनी पतली शीट लेनी है? कि जस्ट एक एटम की लेयर हो।
और यहाँ अल्फा पार्टिकल्स एमिट करवाना। एक सोर्स ले लेना, इस सोर्स से कौन से पार्टिकल एमिट होने चाहिए? अल्फा। अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड बीटा पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के ऑलमोस्ट बराबर होती है। लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई स्पीड है आपके पास? बीटा पार्टिकल की स्पीड, मैं ऐसे लिख रहा हूं, बीटा पार्टिकल की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल इज नियरली इक्वल टू सी, वेयर व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ गामा, स्पीड ऑफ गामा इज इक्वल टू सी, स्पीड ऑफ बीटा इज नियरली इक्वल टू सी, स्पीड ऑफ अल्फा इज ऑलमोस्ट सी बाय 10। इससे 10, इसकी 10 टाइम्स कम होती है, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है। ये अगर 10 टू द पावर 8 है तो ये 10 टू द पावर 7 ही होगा, दैट्स इट। ये स्पीड आपको कम लग रही है? अरे 10 के ऊपर 7 है। अच्छा, अब मुझे एक बात बता, यहाँ कौन चल के आ रहा है? ये सब एक्सीडेंटली हुआ। बेरिलियम की एक थिन शीट थी, बेरिलियम के एक थिन शीट में अल्फा पार्टिकल्स आके बम्बार्डमेंट करते हैं। ये बहुत ज्यादा स्पीड है। मैंने वो डिस्कवरी में लिखा था ना, बम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम शीट। मुझे एक बात बताइए, अगर एक एटम है और उससे कोई पार्टिकल जाके टकराता है, उसको क्या बोलेंगे? कोलिजन। अच्छा, बहुत तेज टकराता है तो भी बोलूंगा कोलिजन, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी से टकराता है तो इसको क्या बोलूंगा? बम्बार्डमेंट। बेरिलियम का एक एटम है और इससे एक अल्फा पार्टिकल जाके बेहद तेज टकरा रहा है, तो बेरिलियम का जो न्यूक्लियस रहा होगा वो टूट गया होगा। और कोई पार्टिकल होता तो नहीं होता। अच्छा, सब कुछ एक्सीडेंटली हो रहा, यहाँ जानबूझ के अल्फा नहीं लिया गया था, वो तो बस वो, ये बेरिलियम की थी शीट और इसमें अल्फा पार्टिकल आके टकराए। शाश्वत, इस नीचे यहां पर ब्लैक डॉट्स दिखे, यहां नीचे ब्लैक डॉट्स दिखे, ये ब्लैक डॉट से क्या कंक्लूड कर सकता है? तो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स जनरली किसके हैं? कार्बन की। एग्जैक्टली, ये कार्बन के पार्टिकल्स होंगे। ऐसा कौन सोच रहा है? जेम्स चैडविक। बातें नहीं आपस में। अच्छा, ये जेम्स, बेरिलियम की थिन शीट, इसमें अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट हुआ, नीचे ब्लैक डॉट्स मिले और यहां से कुछ चल के गया, यहां से कुछ चल के गया, यहां पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और यहां नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये कहीं नहीं मुड़ा। इससे तू क्या कंक्लूड कर सकता है? इट हैज नो, यस, इट हैज नो चार्ज। कुछ निकला है जिसका कोई चार्ज नहीं। अच्छा, यहां क्या मिला है? कार्बन। अब तू मुझे बता, कार्बन का मास नंबर कितना है? मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, कार्बन का मास नंबर कितना है? 12। और कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी है? 6। यहां कौन आके टकराया? अल्फा। अल्फा का मास नंबर कितना है? 14, सॉरी 4, और ये 2। अच्छा, इस पे ये किस पे टकराया? बेरिलियम। ये अल्फा 2 ये बेरिलियम में टकरा रहा है। बेरिलियम का जो मास नंबर है वो 9 है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्रिएट भी नहीं हो सकता, ये पढ़ा है हमने। मास और एनर्जी कंजर्व रहेगी ना हमेशा। कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो? 2 3 से? कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो? 4 से, 5 से? अच्छा बताइए, इसमें सब कुछ कंजर्व है क्या? ये क्या है? 2 + 4, ये क्या है? 6, ये क्या है? 9 + 4 13, यहाँ क्या है? 12। एक का कम ज्यादा हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ लिखता हूँ 1, ये 12 + 1 क्या हो गया? 13। और यहाँ क्या है? 2 + 4 6, तो यहाँ क्या है? 6, तो यहाँ क्या दे दूंगा? 0। मतलब कुछ है जिसका कोई चार्ज नहीं है लेकिन जिसका मास होगा, और इसी को नाम क्या दिया गया था? तो ये क्या चल के बाहर आए होंगे? न्यूट्रॉन। इस तरह से एक्सीडेंटली किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूट्रॉन्स। और वो इक्वेशन क्या है? ये वाला। ये बात समझे? मतलब एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी। पढ़े ये कहां से आ गए? आप समझे? बैठिए। दिस इज हाउ न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। अगर एग्जाम में आता है, राइट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या लिखोगे? ये जो मैंने कहा है ना, इसी को वर्ड्स में लिख देना। थिन शीट ऑफ बेरिलियम
was bombarded with alpha particles. Black particles of carbon were seen along with particles having no charge were known as neutrons, and this can be represented by equation this complete. और अगर हो तो ये थोड़ा डायग्राम बना दूंगा, लिख लो। हम ये तो समझ गए एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे, लेकिन इनका अरेंजमेंट क्या होगा उस पर बात नहीं थी हमने। एक स्ट्रक्चर की बात की थी ना, थॉमसन ने एक स्ट्रक्चर बताया था, उस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम था, याद है? अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ के आना, कब है नेक्स्ट क्लास तुम लोग का?